बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फ़ौज के हुकूमत से गैर सियासी ताल्लुक को सियासी रंग देना गलत है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज मुल्की आइनी व सियासी सूरत हाल पर सियासी रहनुमाओं और कानूनी जो माहिरीन हैं उनसे मुशावरत की। इसके अलावा सियासी मुज़ाकरात के मामले पर भी आज के रोज़ भी डेडलॉक बरकरार रही, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम आपको डॉक्टर साहब, DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी जानिब से कहा गया कि किसी खास सियासी सोच या जमात की नुमाइंदगी नहीं करती फ़ौज, और उसके अलावा ख्वाजा तारिक रहीम साहब और जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उसके हवाले से भी एक ऑडियो लीक सामने आई है। आने वाले दिनों में क्या अदालती और जो सियासी मामलात हैं उनमें कोई पेशरफ देख रहे हैं या हो सकी है अभी तक? अगले 24-48 घंटों में मार्का होने जा रहा है इस्लामाबाद में, और वो 3 रुकनी बेंच जो है वो अपनी जगह मौजूद है। जो लिस्ट आई है अगले हफ्ते की उसमें स्पेशल बेंच है और बाकी जो रूटीन के बेंचेस हैं वो भी हैं, लेकिन वो 3 रुकनी बेंच जो है वो 27 तारीख को परसों बैठेगा सुबह। और किसी किस्म का कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं हो रहा अभी भी, और ना कोई गुफ्तगू हुई है। अब उस दिन क्या रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी, जो मुज़ाकरात ही नहीं हुए, कोई बात ही नहीं हुई, कोई मुलाकातें ही नहीं हुई, तो क्या वो पेशरफ्त अपनी जमा करवाएंगे, जाके बताएंगे कि जी हमने इतने दिनों में क्या किया। और एक टोटल डेडलॉक है उस सतह पे। मरीम नवाज साहिबा कल तशरीफ़ ला रही हैं वापस, और इसाक डार साहब आ गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि अगले चंद दिनों में सऊदी अरेबिया से और UAE से पैसे आने के बाद हमारे IMF के साथ जो है मामलात आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये तो हो गई। अगर वापस आते हैं अब इसके अदालत, और यहाँ पे ज़ाहिर है कि MQM की तरफ से पहले ये खबर आई कि उन्होंने शायद इस्तीफ़े अपने जमा करवा दिए हैं, फिर उसकी तरदीद हुई वहाँ से कि जी ऐसी कोई बात नहीं। तो हतमी जो है वो ये देखना है कि क्योंकि पॉलिटिकल फ्रंट पे बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, तो कल यहाँ पे जो इजलास होगा सबको कहा गया है कि आप यहाँ पे पहुँच जाएं। जो अरकान कौमी असम्बली हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, बाकी सारे लोग वो सब हैं, इत्तेहादी भी यहाँ, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं और होने जा रही हैं। अच्छा, इसमें जो DGISPR की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उनकी मैंने सुनी, और मेजर MA शरीफ चौधरी साहब की ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी। और उससे ये एक आइडिया हुआ कि जो नई हमारी जो फौजी क़यादत है उसकी क्या सोच है। और उसमें जो एक तो काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन, ये देखें जो दहशतगर्दी वाला है ना मामला, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब जब से मेरा ख्याल है कि ये इंसान आया है दुनिया में, तो ये दहशतगर्दी तो हो ही रही है और होती ही रहेगी। सवाल ये है कि मुख्तलिफ जो आबादियाँ हैं, रियासतें हैं तारीख़ में, वो किस तरह से इनको रोकती रही हैं, किस तरह से काबू पाती रही, तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। और पाकिस्तान में बदतरीन हालात हमने देखें, तो हम उस लिहाज से कल एक फिर अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसके बारे में पहले ये खबर आई कि खुदकुश है, लेकिन बाद में फिर उसके बाद ये बताया गया कि वो असलहा रखा हुआ था, शॉर्ट सर्किट। और तहकीकात होंगी जो भी उसमें सामने आता है। उसमें शहीद हुए हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी, और जो कबल के इलाके में, और उसमें शहरी भी शहीद हुए। तो मेरे ख्याल से 16 तादाद टोटल अब तक हो गई है, ज़ख्मी है कुछ। तो एक तो उन्होंने सारा उसके हवाले से बताया, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात, सारी बातें इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें एक जो बड़ी बुनियादी बात वो ये है कि बड़ा वाज़ेह तौर पे कई सवालात ऐसे हुए जिसमें सियासी जमातों का या इमरान खान साहब का या किसी का, तो उनकी तरफ से कहा गया कि सब सियासी जमातों का और उनके कायदीन का एहतराम है, और मतलब अपने आप को मुकम्मल तौर पे उन्होंने, मतलब देखें हमारे वहाँ ऐसा होता रहा है ना, एक ट्वीट का एक मसला बन जाता है कभी कभी, वैसे हुई हैं पॉलिटिकल
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हुआ है, माजी में हुआ है। लेकिन उन्होंने आज जो सबसे मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट बात थी, एक तो ये कि मुकम्मल तौर पर उन्होंने कहा कि तमाम सियासी कायदीन जो है उनकी हमारे लिए काबिल एहतराम है, और हुकूमत के साथ जो है उसके साथ हमारा एक आइनी ताल्लुक है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आइन कहता है फौज को जी, तो आइनी ताल्लुक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हुकूमत के साथ हमारा एक आइनी ताल्लुक है। अच्छा, और हुकूमत जो है उसके साथ आइनी ताल्लुक है, और हमारे यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत है, तो फिर एक अपोजिशन भी है। अच्छा, अपोजिशन देखें, उन्होंने कहा तमाम सियासी कायदीन, ये बात की बुनियादी, पार्लियामेंट तो नहीं आई, लेकिन तमाम सियासी कायदीन में तो फिर सिराजुल हक साहब भी हैं जो पार्लियामेंट में नहीं हैं, तो उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड सबकी इज्जत और एहतराम के साथ जिक्र किया। बाकी जो सवालात हैं, बाकी जो बातें सारी, वो जो भारत के हवाले से बात हुई कि जी वो हर वक्त तैयार है। अच्छा, इसमें तो कोई शक होना नहीं चाहिए कि हर वक्त तैयारी तो हर वक्त, और ना सिर्फ ये कि एक्सटर्नल जो आपके थ्रेट्स हैं बल्कि इंटरनल थ्रेट्स भी हैं ना। ये जो टेररिज्म के वाकयात हो रहे हैं और बाकी खुद को हमलावर और ये सारा, उसका भी उन्होंने बताया कि वो कहाँ से बंदा चला था और क्या हो। तो इशू जो है, जो मेरा ख्याल है कि जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दूसरा ये है कि इससे सोच का इदराक हुआ, और सोच का इदराक ये हुआ कि जो है वो फौज एक अपने आप को मुकम्मल तौर पे सियासी कायदीन का सबका एहतराम है, और आइनी तौर पे वो आइन, और फिर उनसे ये भी सवाल हुआ था गालिबन कि जो इलेक्शन के हवाले से या इस तरह से कोई बात हो, वो चूंकि अदालत में मामला, तो वो अदालत ही तय करेगी। एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है, जो मैंने एक या दो रोज पहले जब ये बात हुई थी हामिद मीर साहब के हवाले से, तो मैंने वो बात की थी कि 2019 में, 2020 नहीं 2019 की 6 सितंबर को एक मुलाकात हुई थी, जो NDU मीडिया ब्रीफिंग नहीं थी, लेकिन वो एक आप समझे ना कि कुछ शख्सियात कोने में जाके बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त मेरी बाजवा सबसे बात हुई थी। सही। तो उस वक्त देखें, और वो बात इस तरह से हुई थी, वो कश्मीर का और बाकी सारे जो मामला थे। 2019 जो है ना, वो एक ऐसा, अब किसी भी अगर हम बयान को देखें ना, तो उस वक्त क्या हालात थे, उस वक्त की सूरत हाल के लिहाज से, उस वक्त की अस्करी क़यादत स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी, वो क्या बात कर रही है, वो उस वक्त के हालात। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 2019 में, यानी ये एक ऐसा सिनेरियो था। बाद में जो बाजवा साहब ने बात की है, वो गालिबन NDU में या बाकी जगहों पे जो 20-25 मीडिया के लोग थे, उनके साथ बात की है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनमें मैं नहीं था। लेकिन वो जो बात हुई ना उस वक्त, वो देखें 2019 की बात को हम 2022 से नहीं मिला सकते। और ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक है। 2019 की क्या हम किसी अरब मुल्क की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को 2023 की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी से मिला सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि टर्की की ये पॉलिसी थी 2018 में या 19 में या इवन 22 की जनवरी में, और 2023 में ये पॉलिसी है? हम नहीं कह सकते। सऊदी अरेबिया, यमन वॉर, ईरान, उस वक्त जो है, उस वक्त जब ये बात हुई मेरी कम से कम, तो वो मैं से भी कह रहा हूं कि जो उस वक्त अफगानिस्तान में एक लड़ाई हो रही थी, और अफगानिस्तान में इनखला नहीं हुआ था, और मेरा उसमें ये नुक्ता नजर था कि ये डायलॉग फेल हो जाएगा। और बाजवा साहब का ये था कि ये डायलॉग, अच्छा यहां पर अभी जो है वो 370 आया है, लेकिन अभी बहुत कुछ, अभी चाइना और इंडिया भी नहीं है, 2020 गलवान भी नहीं शुरू हुआ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे क्यानी साहब के साथ जब ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ, अमेरिका में गए वो, अब वो क्यानी साहब के वक्त का जो आप जब बात कर रहे हैं, और क्यानी साहब के वहां पे जो बात हुई, जिसको क्यानी साहब ने जब प्रेसिडेंट ओबामा को लेटर दिया, ठीक है, और उन्होंने उसमें वो बताया कि जी ये मेरी सोच है और इंडिया सेंट्रिक, और
वो उन हालात के हवाले से बात हो, उस वक्त के लिहाज से हमें यह भी देखना चाहिए कि उन हालात, वो कौन से हालात थे। ठीक है, मतलब आज से 1.5 साल पहले यूक्रेन नहीं था। बिल्कुल। ठीक है, आज से 2 साल पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि 6 महीने पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ईरान और सऊदी अरेबिया की टॉक्स हो जाएंगी और यमन के अंदर सुकून हो जाएगा। और कोई आज जो इजलास हुआ है मॉस्को में, तो टर्की, सीरिया, ईरान और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर्स और साथ ही इंटेलिजेंस चीफ्स, और कामयाब मीटिंग हुई है। लेकिन जाहिर है कि उसके बाद अलामिया मुख्तसर मुस्बत टॉक्स हुई हैं, और असल में रशिया की कोशिश पूरी ये है कि सीरिया और टर्की के दरमियान वो, क्योंकि बशारुल असद के खिलाफ गए थे ना, टर्की गया था, तो ये किसी तरह से मामलात रिजॉल्व हो जाए, और वो हो रहे हैं। अच्छा, तो अब यह है कि वो वक्त के साथ साथ जो है ना पॉलिसीज, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे आपकी पॉलिसी चेंज नहीं होती। मतलब कुछ ऐसी हैं कि नहीं हो सकती, जैसे कश्मीर के ऊपर आपकी एक पॉलिसी है, उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। वो चीज उसके अंदर, ये पॉसिबल नहीं है कि कश्मीर के ऊपर आपकी जो है वो किसी किस्म की पॉलिसी चेंज हो। डायलॉग हो सकता है, बातचीत हो सकती है, ठीक है, और इसके ऊपर बड़े मुस्बत किस्म के फॉर्मूले आए एक जमाने में, लेकिन अब वो टाइम गुजर गया। अब मेरा अपना जाती ख्याल है कि अब शायद वो बात भी ना हो सके जो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले होती थी। और एक मरहला ऐसा आया था कि सियाचिन से विड्रॉल की बात हो रही थी, और ये मेरा ख्याल है ये बात हो रही थी कैनी साहब के दौर में, कि एक ऐसा डायलॉग चल रहा था कि कोई मतलब एक, उधर से वो भी चाह रहे थे, इधर से हम भी चाह रहे थे कि इसका कोई तस्फिया किया जाए सियाचिन, लेकिन वो नहीं बात बनी, वो रुक गई, नहीं बात बनी। डायलॉग होते रहते हैं, रुक गए उसके बाद। और अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बाद और यूक्रेन जंग के बाद और ये गैलवान के बाद जो शुरू हुआ है, चाइना और इंडिया की जो जंग शुरू हुई है और ये सारा, तो इसके बाद जो है वो हालात तब्दील हो गए हैं दुनिया के, और दुनिया के हालात तब्दील हुए हैं, और उसके नतीजे में जो है जी, वो एक ऐसी यहां पर पिक्चर बनी है कि उसमें एनीवे, तो अब एक तो बात क्लियर हो गई कि वहां पर बिल्कुल जो है वो नहीं है किसी भी किस्म की कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है उसमें सर जी। और उसमें जो है वो मतलब फौज पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो रही। यहां पर जो है जी, यहां पे वो एक कशीदगी है जो बढ़ रही है। साकिब निसार साहब और ख्वाजा तारिक रहीम साहब की ऑडियो आई है सामने, लेकिन उस ऑडियो की वजह से कोई चीफ जस्टिस साहब के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आया। वो अपनी जगह मौजूद हैं, अभी मैंने अदालत से जो चेक किया वो जरा, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई। ठीक है, एक क्लाइंट जो है वो साबिक जज जो हैं वो मशवरा दे रहे हैं एक वकील को, तो और वो वकील जो है वो इधर से, तो ये तो सब लोग बात करते हैं, आपस में करते होंगे बातें, लेकिन ये कि हम तो आइन और कानून के तहत आगे जाएंगे। यहां पर जो है तो एक इस बात के इम्कानात हैं कि ये मामला कंटेम्प्ट की तरफ चला जाए या आगे तलखी बढ़े, और ये बात भी हो सकती है कि ये फरीकैन जो हैं किसी एक तारीख पे तैयार हो जाएं मुज़ाकरात के लिए। जी, मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि एक प्रेशर अब बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। इमरान खान साहब ने भी एक बात कर दी कि दरमियान की आप देख लें, तारीख देख लें, निगरान हुकूमतों का सवाल रहता है, लेकिन वो तो कंटिन्यू हो गया ना, वो तो गुजर गया टाइम, अब वो आगे कैसे जाना है। लेकिन हुकूमत के अंदर दो सोचें हैं, एक तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब अगर जाते हैं, एक ग्रुप ये कह रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को अगर कंटेम्प्ट लगती है तो फिर उसमें जो है वो एयाज सादिक साहब का नाम भी आ रहा है, कुछ और लोगों का, उनको हम नॉमिनेट करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर। कुछ ये है कि हो सकता है कि वो मतलब नोटिस करके बुलाएं, तो बुलाने के बाद मतलब बहुत कुछ हो सकता है, अभी अगले 24-48 घंटों में बहुत कुछ हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात और जो है इसी दौरान वो एक आर्मी चीफ चाइना, उनका चाइना का दौरा, और चाइना का दौरा उनका उस वक्त हो रहा है आर्मी चीफ का जब इंडिया में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान से डिफेंस मिनिस्टर नहीं जा रहे, और आर्मी चीफ चाइना में है
जी। और चाइना में जो भी पाकिस्तान की चाइना के साथ बात होती है वो बात नहीं आती। जैसे डीजीआई स्पीयर ने भी आज कहा कि उन्होंने भी उसको अवॉइड किया। वो जाहिर है कि कुछ जिन मुल्कों के साथ पाकिस्तान के एक मुस्तकिल स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, और वैसे भी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज बहुत सी होती हैं जिनको कभी भी, मतलब हमारे सऊदी अरब से क्या ताल्लुकात हैं, हमारे यूएई से क्या स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, टर्की से क्या ताल्लुकात हैं, हमारे नेटो के साथ, अमेरिका के स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या ताल्लुकात हैं बहुत से मुल्कों के साथ। तो वो कई दफ़ा तो इंडिया के साथ भी जो बातचीत हो रही होती है उसको भी बहुत, वो ट्रैक 2 कहीं चल रही होती है सिविलियंस के थ्रू, कहीं वो मिलिट्री के लोग उसमें होते हैं, वो बैकडोर, तो उसमें वो हमेशा हो, तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती चीज़। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भी है कि इस दौरान वो चूंकि डिफेंस मिनिस्टर नहीं जा रहे, तो आर्मी चीफ वहां पे मौजूद है और ज़ाहिर स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस, वहां पे स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस और टॉप लीडरशिप आपकी फौज से गई हुई है। और इंडिया में ये बात कही जा रही है कि वहां पर जब चाइना के डिफेंस मिनिस्टर आएंगे एससीओ कॉन्फ्रेंस में, तो उससे पहले पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उनसे बात उनकी हो चुकी होगी और शायद उन्हीं के थ्रू रशिया से भी, मतलब वो एक इंडिया में थोड़ा सा इस वक्त हो रहा है, क्योंकि मिलिट्री लीडरशिप का इस वक्त चाइना में होना जो है वो थोड़ा सा वहां के ब्लॉक में और उधर है कि यहाँ के क्या है कि मतलब जो आएंगे वह चाइना से और वहां से, तो उसमें मतलब वो जाहिर है पाकिस्तान भी है, तो वो बायलैटरल मीटिंग्स होंगी। लेकिन आप देखें ना, चाइना की जो डिप्लोमेसी है या जो रशिया की डिप्लोमेसी है, वो मतलब चाइना तो जाहिर ही नहीं करता ना कि क्या, मतलब चाइना के साथ वो जपियां डालते रहे मोदी साहब, कुछ नहीं पता कि क्या जनाब चाइना ने अचानक टक करके वो गलवान हो गया। तो अभी भी चाइना ने उसको काम डाउन रखा हुआ है, लेकिन वो जो स्टेटस को एंटी वाला हिसाब वो तो खत्म हो गया। सही। तो इसको ये भी इंपॉर्टेंट बात है, यानी इन दिनों में यहां हो रहा है लेकिन रीजन में बहुत कुछ हो रहा है, और पूरे रीजन के वाकयात देखिए ना, मिसाल के तौर पे सूडान खाना जंगी हो रही है। अब हम ये कहें कि कहीं ना कहीं आपको तारीख में मिलेंगे ना कि सूडान, अरब वर्ल्ड, ये जब यहाँ मुजाहिद उसामा बिन लादेन से उससे हटके भी, उससे हटके अब तो एक और किसी उसमें चल रहा है ना, लेकिन आप देखें ना अरब वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट पूरा ये, और अलकायदा में जो लोग पकड़े जाते थे तो उनके नाम के आगे लगा अक्सर लिखा होता था लिबी, तो लीबिया से, यमनी, सूडानी, मिस्री, अल मिस्री, ऐसे करके ना, तो वो उनकी किस मुल्क से हैं वो इस तरह करके, तो बहुत बड़ी तादाद में। सूडान के अंदर क्या सूरत हाल डेवलप है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक बड़े लेवल का खेल है, ग्लोबल गेम है, मैं तो काफी अरसे से इसको बात को कर रहा हूं। सूडान में एक शख्स गायब है, वहां पे जो खुबर का इलाका है, खुबर का जेल है, एक खुबर में उनका एक जेल है और ये उनका सबसे पुराना जेल है, ठीक है। ये शुमाल मशरिक खरतूम शहर में ही, ये ब्लू नाइल के किनारे, और ये हुआ था मेरा ख्याल है कोई 19वीं सदी में अंग्रेजों ने ये बनाया था, और बड़ा बदनाम अकूबत खाना है, सही, ठीक है। वहां से जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि सूडान के साबिक सदर जिनको उमर बशीर को इख्तियार से हटाने के बाद उस जेल में कैद किया गया था, वो जेल टूट गया। अच्छा, इन हालात में, इन्हीं हालात में तो टूटती है ना जेल, जब खाना जंगी हो रही होती है, और वो जेल टूट गया और वहां से बहुत बड़ी तादाद में जो लोग थे वो बाहर निकल आए हैं। और उमर बशीर जो हैं वो गायब हैं, सूडान के साबिक सदर जी। अच्छा, अब सूडान के साबिक सदर महफूज मकाम पे हैं, ये बताया गया है जनरल बुरहान के करीबी जराए ने, जो कि लड़ रहे हैं इस वक्त जनरल हमदान और हमीदी के साथ। अच्छा, अभी आप देखें ना कि ये उमर बशीर दोनों के करीब थे, एक जनरल को उन्होंने फौज का सरबराह बनाया हुआ था, दूसरे को उन्होंने कहा कि तुम ये दारफुर में जाके लड़ो इनसे, उनकी वहां दोस्ती हुई और दोनों ने मिलकर फिर उनको गिरा दिया उमर बशीर को, और आपस में लड़ाई शुरू कर। अजीब तमाशा है ना सूडान में। तो उमर बशीर जो हैं वो तो जाहिर है कि जनरल हमीदी को उन्होंने पैरामिलिट्री को सरकारी हैसियत दी थी, और ये लेकिन दोनों ने मिलकर उनका तख्ता उलट दिया, वो लापता हैं। अब इसमें दो तीन बातें हो सकती हैं, या तो ये है कि वो
अच्छा, ये चूंकि कहा गया है ना कि वो खैरियत से हैं, जेल टूट गया है, खुबर का जो जेल है, और उसमें जो है वो या तो वो सूडान में ही किसी ऐसी जगह पे उनको ले गए हैं जहां पर उनको हिफाजत से रखा हुआ है, क्योंकि जनरल बुरहान की तरफ से उनके लोगों ने ये बताई ये बात। ठीक। और या फिर ये है, ये मैं यहाँ पे सूडान पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी जो सूडान का है कि एक्स सूडानी, सेकंड स्लाइड हमारी, एक्स सूडानीज प्रेसिडेंट उमर अल बशीर मूव टू सेफ प्लेस। अच्छा, अब ये सेफ प्लेस जो है ना, ये सेफ प्लेस या तो हो सकता है सूडान के अंदर, और ये भी हो सकता है कि इनको किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर दिया हो, दूसरे मुल्क चले गए हो, ठीक, किसी और मुल्क के जहाज ने या इनको वहां से महफूज तरीके से निकाल लिया उससे पहले कि वो भगदड़ में कहीं गड़बड़ हो जाए, तो उनको सेफ कर लिया गया। ये बात इंपॉर्टेंट है कि सूडान के साबिक सदर जो है वो अपनी वो सेफ हैं, जेल टूट गया और सेफ हैं प्रिजन ब्रेक के बाद। अच्छा, ये खुबर के जेल के पास ही इनकी रेजिडेंस भी है, एम्बेसीज वगैरह सारी वो जेल जहाँ पे है ना, शहर से थोड़ा सा बाहर, तो एम्बेसीज वगैरह भी बन गई हुई हैं, तो वो ज़रा पॉश इलाका है, लेकिन जेल भी शहर के अंदर ही आता है। यहाँ पर जो अब मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये पूरे असरात चार्ट के अंदर झगड़े शुरू हो गए हैं, माली में शुरू हो गए हैं, सीज फायर का ऐलान हुआ है, लेकिन वो कोई उसको नहीं मानेगा। अभी ये है कि फौरी तौर पर खरतूम को कैप्चर करके वहाँ पर ऐलान कौन करता है, मतलब एक ही हुकूमत रहेगी ना, या जनरल हमदान होंगे या जनरल बुरहान होंगे, दोनों में से एक होंगे। हमीती है वो, तो हमीती आगे से पुश करके पूरा टेक ओवर करने के चक्कर में, और इसमें या तो जनरल बुरहान के साथ निगोशिएशन होगी, या वो सरेंडर करेंगे, या वो चले जाएंगे छोड़ के, क्योंकि मुकम्मल तौर पे हावी आ रहे हैं जो जनरल हमीती हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके साथ वैगनर ग्रुप है और खलीफा हफ्तार है, यानी मुकम्मल तौर पे वो सूडान को कंट्रोल करने जा रहे हैं। और साथ ही फिर चार्ट के बारे में भी अमेरिकन वो छोड़ के चले गए कि भी वहां पे नया सदर मारा जाता है तो सेव कौन करेगा, ये पूरा रीजन अफ्रीका का। अच्छा, अब इसको आप मिलाएं उन इवेंट्स के साथ जो कि एससीओ के हवाले से, आर्मी चीफ चाइना, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर ये सियासी जो ये अदम इस्तेकाम है ना, ये अब अदालत में है, अदालत और पार्लियामेंट, मतलब ये सड़कों पे नहीं है। और ये मेरा अपना ख्याल है कि सड़कों पे इमरान खान साहब कह तो रहे हैं, लेकिन उनको सिक्योरिटी का अपना भी तो इशू है ना, तो शायद वो अब वो एहतजाज और सड़कों पे मुजाहरे और वैसा ना हो पाए, उससे पहले ये मामलात जो हैं वो किसी तरह से पार्लियामेंट, अदालत, जो सियासी शख्सियात हैं, किसी ना किसी इसको ये नहज पे ले जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं जाके इसको संभाल लेंगे, कुछ सड़कों पे नहीं होने जा रहा। मतलब ये आप देखेंगे जो हालात मुल्क में हैं इस वक्त, कल भी वाकया हुआ है, मतलब इन हालात में, और रोज को स्ट्रीट क्राइम्स तो छोड़ देना, वो तो कितने हो रहे हैं, और क्या दहशतगर्द, छोड़ दें, सोशल अनरेस्ट और आईएमएफ का मुआहिदा और कुछ अभी नहीं पता, वो जब होता है सब होता है, क्या होता है। नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं वापस, जो बात पहले भी मैंने कही थी, और उसमें जो है वो इस पूरे अदम इस्तेकाम में जो आईएमएफ है, मतलब आईएमएफ का ये कंडीशन तो नहीं थी ना सिर्फ कि जी आप हमें सऊदी अरेबिया एक पैसे दे दे और यूएई पैसे दे दो, उसमें जो अदम इस्तेकाम है वो कैसे क्लियर होगा, और ये कैसे क्लियर होगा कि आईएमएफ के साथ अगला मुआहिदा क्या डार साहब ने करना है जून में, और मई का महीना रह गया सिर्फ, और बजट कौन देगा, और 30 जून को क्या अगले आईएमएफ में जाएंगे, और फिर अगले साल के लिए आपको 27-28 अरब डॉलर चाहिए होंगे, तो वो कहां से आएंगे। तो ये जो भी कुछ करना है ये तेजी के साथ अगले चंद दिनों में फैसला होना है कि हमारे सियासी, और उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे आज जो प्रेस ब्रीफिंग हुई तो उसमें बिल्कुल ये बात हुई कि जी आईनी ताल्लुक है, आईनी ताल्लुक ही रहना चाहिए। जो रिपोर्ट जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें वो एक रिपोर्ट जमा हुई है, लेकिन हतमी फैसला तो वही 3 रुकनी बेंच ही करेगा। और उनसे मुलाकात भी हुई, ये भी बताया कि उनसे अहम शख्सियात की मुलाकात हुई, अस्करी शख्सियात की, लेकिन उसके बाद बंदयाल साहब तो अपनी जगह पे उन्होंने कुछ लचक दिखाई कि आप जाके बातचीत करें, वापस आएँ, लेकिन उस दौरान फिर हुकूमत की तरफ से भी एक जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से और बाकी शख्सियात की तरफ से एक बयान आया
लेकिन आज फिर वो एक ऐसी टेप आ गई, और टेप का ये मजमूई जो सियासी सूरत हाल है ना, उसके ऊपर कोई बड़ा असर नहीं पड़ रहा। ये मैं आपको बताऊं, ऑडियो टेप्स आने का जो ज़मीनी हकायक हैं वो 1 या 2 दिन का किस्सा होता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। ये इसका कोई एक मतलब जो इमरान खान को पसंद कर रहे हैं वो इमरान खान को ही कर रहे हैं, जो नवाज शरीफ को कर रहे हैं वो नवाज शरीफ को कर रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी को पीपल्स, मतलब उससे कोई बड़ी जो होती है ना कि ओ हो टेप सुन के लोग कहें कि जी ओ ये टेप आ गया, अच्छा ये ऐसे हो रहा था, नहीं नहीं यार ये तो वो ऐसे नहीं हो रहा। मतलब इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है कि उसमें लोग मतलब है कि वो हको बातिल बना के बैठे हुए हैं। इसमें जो बात हुई है ना कि फौज के अंदर सियासी सोच नहीं है, ये हर फौजी भी तो, फौज के लोग भी तो इंसान है ना, तो उनकी एक ना एक पॉलिटिकल सोच तो होगी, और होती भी है और होनी भी चाहिए जी। लेकिन वो अदारे की सोच नहीं होनी चाहिए। यानी अदारा जो है ना, और सबसे बड़ी जो इसकी मिसाल है वो हमने देखी थी ट्रंप के वक्त में। अब आप देखें कि ट्रंप ने क्या कहा था पेंटागन से कि नहीं आप ना मानो, ऐसे ही हुआ था ना, वो तो माइक पेंस आ गए आखिर में, वरना तो, और उसके बाद कई लोग पेंटागन के उन्होंने हटा दिए कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। तो एक तासुर जाना शुरू हो गया कि शायद पेंटागन तो अपनी जगह रहेगा ना, प्रेसिडेंट ने तो आना है और चले जाना है, पेंटागन तो पेंटागन है, सीआईए तो सीआईए। अब आप पेंटागन से एक्सपेक्ट करें कि वो इलेक्शंस के अंदर, मतलब ये तो वो अदारे के अंदर जो लोग थे उसके बाद फिर उनको ढूंढ के हटाया गया, क्या हुआ, उनके कोर्ट मार्शल्स हुए, क्या हुआ, तो वो पेंटागन नहीं हो सकता कि जी हम डेमोक्रेट हैं या हम रिपब्लिकन हैं। अब आप देखें ना कि जो प्रेसिडेंट बाइडन है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं अगले साल, यानी 5 दिसंबर 2024 को वो फिर इलेक्शन लड़ेंगे। इस 80 साल के हैं ऑलरेडी, वो अमेरिका की तारीख के सबसे ज्यादा उनकी एज के वो सदर हैं, 80 साल के। ट्रंप भी इलेक्शन लड़ने जा रहा है। ट्रंप के ऊपर आज एक खातून ने एक इल्जाम उन पर लगाया है। ट्रंप जो है वो 4 साल छोटा है बाइडेन साहब से, वो 76 साल का है। जो खातून है, ये खातून ने इल्ज़ाम लगाया हुआ है, उस पर आज मुकदमा शुरू हो रहा है, उन्होंने कोई हरासा करने का इल्ज़ाम। वो खातून जो है वो तकरीबन 80 साल की हैं, वो ट्रंप से, वो बाइडेन की उम्र की हैं। उन्होंने कहा है कि ये 30 साल पहले इस आदमी ने, यानी ट्रंप नामी शख्स ने मेरे साथ कोई बदतमीजी या बेहूदगी की थी, तो एक मुकदमे का ट्रायल शुरू हो रहा है। तो बाइडेन जो है वो 80 साल के हैं, और अगले साल इलेक्शन जब लड़ेंगे वो तो 81 के होंगे, और फिर उसके बाद 4 साल वो पूरे करेंगे अगर अपनी दूसरी टर्म के, तो इलेक्ट होके तो वो 85-86 के होंगे। और ये तमाम दौर में, अच्छा कैमला हैरिस भी इलेक्शन उन्होंने भी ऐलान कर दिया, अभी और भी कैंडिडेट्स उनके, लेकिन लोग नहीं है अमेरिका में भी ना, ऐसे लोग हैं नहीं पावरफुल। यानी बाइडेन की पॉलिसीज ठीक हैं, अमेरिकन कहते हैं, लेकिन एज ज़्यादा है बाइडेन, जंग, महंगाई, बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि नहीं वो संभाल पाए, उनकी रेटिंग्स कम है लेकिन वो बाकियों से ज़्यादा हैं। तो रॉबर्ट कैनेडी जूनियर जो कि जॉन एफ कैनेडी के भाई, रॉबर्ट कैनेडी के बेटे, और वो भी इलेक्शन में, निकी हेली भी सोच रही थी खड़े होने का। तो मतलब है कि अब, लेकिन यह है कि यहाँ से अब देखना यह है कि माइक पेंस अभी शायद ऐलान कर दें दोबारा, ठीक है, लेकिन यह है कि वो रिपब्लिकन पार्टी से ही करें, लेकिन वो ट्रंप के अगेंस्ट होंगे, क्योंकि ट्रंप के बागी हो गए थे ना वो। माइक पेंस ने तो कहा था मैं आइन और कानून के साथ खड़ा हूं, आखिरी दिनों में भी याद करें ना, ट्रंप ने धोखेबाज आदमी उधर, तो हलफ वलफ जो था वो सारा फिर माइक पेंस ने उठाया था। तो लेकिन वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो जो MAGA, वो नारे वारे फिर शुरू होने का मौसम आ रहा है अमेरिका में, और उस वक्त आ रहा है जबकि इस पूरे अरसे में आप देखें कि चाइना का इमर्ज होना अमेरिका की, बाइडेन के लिए बड़े चैलेंजेस हैं अगले साल 1.5 साल में, क्योंकि उधर से ट्रंप आ गया ना सामने। भाई या तो देखिए ना, या तो कोई, हमें पता है ट्रंप ने क्या किया है, मतलब दुनिया के हर शख्स को पता है कि ट्रंप अब आएगा तो ट्रंप की कैंपेन कैसे चलेगी, बाइडेन वो जवाब नहीं दे पाएंगे। बाइडेन जो है ना, उन्होंने अपनी एक एडवाइजर है उनकी, जूली शेवेज रॉड्रिग्यूज,
अच्छा, इनको ये मैक्सिको की हैं और इनके ग्रैंडफादर बड़े वो किसानों वगैरह के अलमबरदार, उनको वहां पे बना दिए इंचार्ज पूरी कैंपेन का। ब्रेक ले लेते वो हैं मुकाबला, अच्छा वहां जब ये पड़ेगा ना पेचा आने वाले दिनों में, आज अनाउंस किया है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, उन्होंने इंतखाबात में जाने का। लेकिन इसका असर जो है, अब वो पूरी दुनिया, वहां का इशू यूरोप पे पड़ रहा होगा सर, चाइना, रशिया, मिडिल ईस्ट, कि वहां इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके मजीद बात करेंगे आपसे। टर्की में इलेक्शन है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कल इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास तलब किया गया है, क्या इसमें वज़ीर आज़म साहब कन्विंस कर पाएंगे? चूंकि हमने देखा मौलाना साहब इस मुज़ाकरात के सख्त खिलाफ है, कि कोई रास्ता निकाला है? मुकम्मल तौर पर तकसीम हो चुकी है, अरेंजमेंट में भी तकसीम है। अच्छा, इमरान खान साहब के तरफ भी जो ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के बाद एक तकसीम वहाँ पे हो गई। तनवीर इलियास साहब और इमरान खान साहब ने कहा कि वो तनवीर इलियास साहब और जो सुल्तान महमूद साहब का कोई ताल्लुक नहीं है, और उनको ये होता है पार्टियों में। लेकिन यहां पर तकसीम है, यहां पर तकसीम है, और वो नेचुरल सी बात है। मुख्तलिफ पार्टियां, मुख्तलिफ जमातें, मंशूर अलग और सबका है, और उनमें से अलग मतलब उनका एक अलग लॉन्ग टर्म स्टांस होगा ना, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या कहा अदालत को खास वक्त में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अदालत को क्या कहा, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, मतलब ये आगे की चीज है ना, क्या स्टांस था, नवाज शरीफ साहब का क्या कहना था, अदालत खुद, अदालत के अंदर जो इस वक्त तासुर है और क्या है, मतलब ये तासुर नहीं है, वो हकीकतन वो इख्तिलाफ जो है वो तकसीम बन चुका है, ये तासुर लोगों में जा रहा है। क्या वो अदालत खुद, जो कि फजलुर रहमान साहब ने कहा उस दिन, क्या आप हमें कह रहे हैं कि मिलकर बैठो आपस में, ये इस तरह नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इसमें जो सबसे जो मुनासिब, आप कहें ना खुशगवार सा एक झोंका सा है ना दरमियान में, इतने टेंस माहौल में, वो आया है ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये बात हुई है ना कि कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। जो हमारी रिपोर्ट थी वो हमने जमा करवा दी, जो आईएसपीआर की रिपोर्ट हमने जमा करवा दी, आइन कानून और बाकी पॉलिटिक्स उन्होंने पीछे किया बिल्कुल। उन्होंने कहा वो हमसे बात थी, जो हालात हैं वो हमने रिपोर्ट जमा करवा दी, फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। देखिए ना, फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी अल्टीमेटली। और मतलब उनसे ये भी सवाल हुआ कि मेरा ख्याल से कि मार्शल्लाह की बातें चल रही हैं, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। वैसे खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मुल्क की तारीख हमारी ऐसी, मार्शल्लाह आने से पहले बताया जाता है कि अब मतलब परसों 4:25 पे मार्शल्लाह लगेगा तो अल्लाह ना करे और ना ही ऐसा होगा इंशाल्लाह, और होना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी हुआ, तो मैं बीच में सोच रहा था कि ये कैसा सवाल है कि सर आपने मार्शल्लाह तो नहीं लगाया तो मार्शल्लाह लगा होता तो ये बैठे होते सारे सामने। तो एनीवे वो एक लाइटर से नोट पे सवाल हुआ था। तो इशू ये है कि वो अब इसमें ये पॉलिटिशियंस ने इसको तय करना। अच्छा, अदालत ने ये तासुर जाना, ये देखें अदालत के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, तासुर बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज देखें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाजवा साहब के हवाले से सवाल हुआ, फैज साहब के हवाले से, ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल होते हैं ना, आपकी क्या पॉलिसी है, मतलब मैं उसमें हमेशा कहता हूं ना कि उस वक्त के लिहाज से, मतलब अगर फर्ज करें कि आपकी जंग छिड़ी हुई है इंडिया के साथ, और DGISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और वहां पर दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें क्या होगी, हम बरादराना ताल्लुक जाते हैं, वो ऐसी होगी कि हम दबड़दूज करने, वो उधर से वो ठीक रहे होंगे। तो वो जो वक्त है ना, सिचुएशन, इस वक्त की सिचुएशन, ये पोस्ट अमेरिकन विड्रॉल यहां पर बहुत बड़ा एक तारीखी इवेंट है, जिसके बाद उसके अंडे बच्चे नजर आ रहे हैं ना, यूक्रेन, ये सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की, सीरिया, ठीक है ना, सूडान के अंदर मामलात, और जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, जो उनके साबिक सदर और वजीर आजम रहे हैं, अभी भी उनके बड़े क्लोज हैं, उन्होंने वही फिर बात की दोबारा, और वो कह रहे हैं कि जी ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है, अल्लाह खैर करे, और वो कह रहे हैं कि तीसरी आलमी जंग है। अब ये जाहिर है उनके जो, मतलब ये राइटर्स को मैं कोट कर रहा हूं, ये प्यूटिन अलाई, वी आर प्रॉब्ली ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यू वर्ल्ड वॉर, ठीक है। दिमित्री मेदवेदेव जो हैं ये साबिक सदर वजीर आजम।
अच्छा, और इसमें जो है ये यानी वर्ल्ड वॉर, और अल जजीरा ने भी इसी को कह के मतलब 7वीं स्लाइड के वी आर प्रॉब्ली ऑन द वर्ल्ड वर्ज ऑफ अ न्यू वर्ल्ड वॉर। ये वर्ल्ड वॉर एक्चुअली है। वर्ल्ड वॉर की डेफिनेशन ये है कि वो एक जगह शुरू होती है, फैल जाती है। यूक्रेन का ताल्लुक ताइवान से बनता है, ताइवान का ताल्लुक सूडान से बनता है, सूडान का ताल्लुक वहाँ पे लैटिन अमेरिका के अंदर पैराग्वे भी शायद निकलने वाला है ताइवान के हाथ से, और वो भी शायद चाइना की तरफ जा रहा है, उससे ताल्लुक है। उधर साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, उधर बाल्टिक में क्या हो रहा है, उधर ब्लैक सी में क्या हो रहा है, उधर वो गंदम की तरसील के ऊपर क्या मामला। अमेरिकन इलेक्शन अनाउंस हो गए, मतलब साथ ही अमेरिकन इलेक्शन अनाउंस हो गए, तो एक और बेचैनी, गलत टाइम पे आ जाते हैं ना, एक वक्त दरमियान में वो शुरू हो गया। अमेरिका अब अपने इंटरनल मतलब उधर यूक्रेन की जंग, वो जंगे वंगे सारी छेड़ के, लेकिन एक बड़ी अजीब मामला आ रहा है ना अमेरिका का। जंग छेड़ दी, शुरू कर दी और चले गए। मतलब ओबामा साहब ने कहा छेड़ दो यमन, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ। ओबामा साहब अब गोल्फ खेल रहे हैं कहीं, जो वो यमन को बड़ी मुश्किलों से संभाला है। तो जंगें छेड़ना जो है ना, इसी बेस पे चाइना आ रहा है कि हम तो जंगें खत्म करवा के अमल लाना चाह रहे हैं, क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं सारी, और वो ये सारी खाना जंगी वंगी खत्म होती है तो उसका नेट फायदा जो है वो चाइना हासिल कर रहा है। तो अब वो इशू ये है कि वो ये यूक्रेन का फड्डा पड़ गया, और यूक्रेन की जंग आपको क्या लग रहा है कि 5 महीने में, 6 महीने में इलेक्शन के कैंडिडेट, अब तो वो प्यूटिन तो स्टेल की तरफ चला गया ना मामला, और ओपेक प्लस है सऊदी अरेबिया, और तो ऑयल का जो जो जिसके लिए था कि जिसको वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते, ओपेक बना दिया वो, तो ओपेक प्लस हो गया अब। और अमेरिका को कह रहे हैं नहीं, हम आपकी बात में हम आपकी बात में मान। अच्छा, और यहां पर ये जो मतलब ये और ये जो सूर्य, अब तो आखिरी साल इलेक्शन होगा, वो मतलब वो साथ ही ट्रंप को देंगे अब, ठीक है, मैं आया तो ये करूंगा, मैं आया तो ये करूं। बाइडन उधर से देख रहे होंगे कि मैं होता कभी यूक्रेन की जंग नहीं छिड़ती, मैं होता तो ये होता, मतलब साथ ही स्पीचेस शुरू हो जाएंगी ना, उनको पता चलेगा कि बाइडन है सामने, चलें जी। बाइडन एक मतलब उनकी जाहिर है कि एक उम्र भी है और एक प्रॉब्लम्स बहुत सारी दुनिया में, और छिड़े हुए हैं। नेटो को उन्होंने एक बनाने की कोशिश भी की, नेटो बना भी, दरमियान में कहीं ये मतलब कुछ अजीब सा मामला हो गया, वो अब्राहम अकॉर्ड्स के निकल गए। मतलब ये ट्रंप के दौर में कोई अच्छा, और बाइडन के दौर में, ट्रंप के दौर में सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज के साथ कोई अच्छा ताल्लुक नहीं रखा अमेरिका ने। वो तो इस तरह बात करते थे ना, वो पैसे देते हो तो असला, अपना असला भी रखो, अपने पैसे, अपना असला भी रखो, हमारे पैसे भी दे, छोड़ दो, असला भी रखो, जाओ, ठीक है ना। मतलब आज की दुनिया में मतलब आप ही नहीं है सिर्फ, ठीक है ना। पहले मेरे घर के सामने एक ही दुकान होती थी तो मैं मजबूर होता था कि वहां जाऊं, ठीक है ना। अब बहुत सारी दुकानें हैं ना, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे लोग हैं, तो एक आप ही नहीं है, मल्टीपोलर दुनिया है ना। आप अगर नाराज हैं तो खैर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तो चाहते हैं कि आपसे अच्छे ताल्लुकात रखें। तो थोड़े दिनों के बाद पता चल रहा है कि वो दुकान वाला खुद आ रहा है कि भाईजान माफ कर दो, वो जो मैंने बात की थी ना थोड़े दिन पहले आपसे, जब आप सामान खरीदने आए थे या कोई बात करने आए, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ठहर जाओ, इतनी देर में हमारी दूसरी दुकान वाले। तो मतलब हर एक के पास ऑप्शंस हैं दुनिया में। ये वो जगह है जो पाकिस्तान एक खास नहीं होता डिसाइसिव जगह पे कि आप एज ए रियासत क्या पॉलिसी बनाते हैं, क्योंकि वो फिर कई दहाइयों तक चलेगी इस वक्त की, कि आप किस ब्लॉक में कौन सा फैसला, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप, आपकी इस्टेब्लिशमेंट, अस्करी क़यादत किस तरह से जो इस वक्त जो बनाएंगे ना, इस वक्त जैसे वो टाइम था ना कि जो मुशर्रफ साहब का तो कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन जो ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक वाला टाइम था ना, कि पूरा एक पॉलिटिकल ऑर्डर बना उस वक्त, ठीक है ना। एक जो, क्योंकि वो कई अफगान जिहाद, फिर एक सोच आ गई, और फिर भुट्टो साहब की फांसी के बाद वो खास एक माहौल था जो तल्ख था, उसमें और तलखी आ गई, जिहाद शामिल हो गया, ये वो सारा। अब आप किसी और अंदाज में जा रहे हैं। अब वो जो जिहादी फोर्सेज हैं और ये सारा, उनको सबसे ज्यादा जो डिस्करेज किया जा रहा है वो किया जा रहा है चाइना की तरफ से। रशिया भी नहीं चाहता कि यहां पर उनकी जो मूवमेंट्स हैं फिर शुरू हो दोबारा, चेचनिया और ये वो सारा, और ये सेंट्रल एशिया और इधर जो भी कुछ होना है, ये रेबल्स वगैरह जो वहां पे चार्ड वार्ड में लड़ रहे हैं इस वक्त सारे, ये भी अल्टीमेटली चाइना इनको आगे जाके सुकून इसलिए करवा देगा कि चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं, बेल्ट एंड रोड, और चाइना कभी भी नहीं जाएगा कि पोर्ट सूडान पे आग लग रही हो और जबूती पे पटाखे चल रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, और ना दूसरी पावर्स ये चाहेंगी। ये है मैन मेड क्राइसिस। इसमें जो अच्छी, जो मैं कह रहा हूं ना कि हर चीज में अच्छी बात निकल के सामने आती है। अच्छी बात आज ये सामने आई निकल के कि उन्होंने किसी को जो है वो बुरा नहीं कहा कि ये फलां पार्टी ये करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है, रिजेक्ट DGISPR की प्रेस कॉन।
और एक कौमी अदारा है फौज, और जो है वो अब मसला ये है कि हम लोग कहते हैं ना कि वो अब आज तक हम कहते हैं जनरल ज़ियाउल हक की बाकियात मौजूद हैं माशरे में, वो जनरल मुशर्रफ की मौजूद हैं, अयूब खान की, तो ये ऐसी जो आपके सीनियर्स वहाँ से चले गए। अब मुझे बताया ना साकिब निसार साहब जो हैं, उनके दौर में जो जज साहिबान थे तो उनके ऊपर कोई ना कोई ताल्लुक तो उनका रहा होगा साकिब निसार साहब से। इफ्तिखार चौधरी साहब उनकी चीफ जस्टिस रहे हैं, खोसा साहब रहे हैं, तो कोई ना कोई ताल्लुक, कोई ना कोई, फौज में भी इसी तरह से उनका एक आर्मी चीफ गया है, दूसरा गया है, तीसरा, तो कोई ताल्लुक तो रहते हैं ना हमेशा। तो उसमें लेकिन वो सोच के हवाले से ना कि वो पॉलिटिकल अदारा ना बन जाए, यानी एक सियासी अदारा नहीं है, कोई सियासी जमात नहीं है। जैसे वो ट्रंप ने कहा ना पेंटागन मेरी मदद करे आके, वो आखिर में पेंटागन को एक फायर कर दिया, दूसरा वो उसने कहा ना उनके चीफ ऑफ चेयरमैन ने कहा था चेयरमैन ज्वाइन के मैं तो नहीं करूंगा। तो इशू ये है कि ये आपने सियासत में नहीं बस उनको खींच मजबूर करना और ना उन्होंने आना है, और ये पॉलिटिकल आपस में तय करें। सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो ये मुज़ाकरा शुरू हो जाने चाहिए थे कहीं साद रफीक साहब की तरफ और उधर से एयाज सादिक साहब या कोई और शख्सियत, यहाँ सियासत कैसर या शाह महमूद है, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी फिर वही बात कि नवाज शरीफ साहब के पास है या इमरान खान के पास है या फजलुर रहमान साहब के पास है। जरदारी साहब से फ्लेक्सिबल थे और अभी भी हैं गालिबन, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत, इसीलिए उन्होंने कल कहा ना कि हुकूमत के हम इत्तेहादी हैं, ये हुकूमत नवाज शरीफ की है, ये वो बात है जो, और पीपल्स पार्टी पीडीएम में भी नहीं है। तो वो जाहिर है कि वो अपनी सियासत उन्होंने देखनी आने वाले दिनों के अंदर, और इसमें सिराजुल हक साहब जो हैं वो उनका फार्मूला बड़ा अच्छा था। देखना ये कि सिराजुल हक साहब उस दिन जाते हैं, नहीं वो पूछेंगे ना परसों कि क्या बना मफाहमत का, आपने कहा था कि हम बातचीत करके आते हैं वापस, तो क्या बना, इस दौरान क्या पेशरफ्त हुई, और तकारीर जो भी हुई हैं। अच्छा ये जो कुछ हुआ है ना कि जी इत्तेमाद का वोट लेना है नहीं लेना, लेना है नहीं लेना, फिर उसके बाद ये टेप्स आ गई, बड़ी गलत बात। और मैं आपको इसका ये टेप्स का बताऊं, ये जब आई ना यास्मीन राशिद साहिबा की टेप आई, तो मुझे यहाँ लोगों ने बात की कि आपको पता है डॉक्टर साहब, मतलब लोग परेशान थे कि कहते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे कितने हजारों सैकड़ों उनकी पेशेंट्स होंगी खवातीन जो उनसे अपनी बात करती होंगी, बिल्कुल पर्सनल बातें होती हैं ना लोगों की। तो अगर एक गायनेकोलॉजिस्ट का फोन, मतलब आपने तो एक सियासी नुक्ता नजर से देखा है ना कि ये पॉलिटिकल बात हो रही है, लेकिन इसका मतलब है कि मतलब उसमें प्राइवेट लोगों की इशू ये है सारा कि इस सिलसिले को यहाँ पर इनफ इज इनफ कहते हैं ना, इसको यहाँ पे बंद करें। नहीं देखें, मतलब ये बड़ी अफसोसनाक बात, ये इसको यहाँ पे रुकना चाहिए सिलसिले को, ये आपस में बैठें और अदालत जो है ये तासुर खत्म करे। अगर फुल कोर्ट बनाना है फुल कोर्ट बनाए, लार्जर बेंच बनाना है लार्जर बेंच बनाए, इस बेंच को से इंप्लीमेंट करवा सकते हैं इससे करवाएं, लेकिन ये बस अब जो भी कुछ होना है कोई हल निकालें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म और होना आखिर में वही है जो ठीक मतलब है कि क्योंकि पोजीशन कोई अपने पीछे नहीं कर रहा सर, सब एक है, जो मैं कहता था इमरान खान के बाद एक ब्लैक होल आ जाएगा, उसमें फंस जाएंगे सारे, सब पूरा एक सिस्टम फंसा होगा कि क्या करें क्या। ये असेसमेंट होती है ना, मतलब उसके बाद वो असेसमेंट है वो पता नहीं कैसे ठीक हो जाती है, कभी कभी गलत भी होती है, लेकिन ये कि वो आगे जाके ना इस वक्त तो बिल्कुल एक जगह ऐसी जगह पे है कि जरा से कोई बात करता है तो कहता है देखो ये यू टर्न हो गया, देखो ना ये, हालांकि वो फ्लेक्सिबिलिटी तो कोई इस एक्सट्रीम पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों की दुआओं के लूंगा, सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।